छोड़ो और यहाँ हम बात करते हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में। यहाँ एक टर्म आएगा सीमोस, ठीक है, एक टर्म पढ़ेंगे हम सीमोस करके, और सीमोस पेपर में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीमोस का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो बेसिकली अपन एक बात करेंगे। क्या है, आप रिस्टवर्स देखते हो हाथ वाली घड़ी, इसमें एक सेल जलता है, वो सेल सभी ने देखा है, एक सेल जलता है, वो सेल देखा है आपने? कैसा होता है? रिस्टवर्स का सेल नहीं देखा? छोटा सा होता बटन टाइप का। कैसा होता है? छोटा सा होगा बटन टाइप का, ठीक है, और उसका नाम भी है बटन सेल। तो जो आपका बटन सेल होता है वो बटन सेल आपके किसमें लगा होगा? आपके मदरबोर्ड में लगा होगा, और उसे क्या कहा जाएगा? सीमोस कहा जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? कंप्यूटर में टाइमर को पावर सप्लाई देने के लिए बटन सेल या जिंक कैडमियम सेल का प्रयोग होगा। और ये लाइन थोड़ी सी जरूरी है। क्या बोला कि कंप्यूटर में टाइमर के लिए पावर सप्लाई देना है। टाइमर मतलब यहाँ किससे? टाइमर का मतलब है क्लॉक से। टाइमर का मतलब किससे? क्लॉक से। तो हमारे कंप्यूटर में घड़ी लगी होती है, हमारे कंप्यूटर में क्या लगी होगी? एक घड़ी लगी होगी, और इस घड़ी को ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? सीमोस करता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? इस घड़ी को पावर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीमोस रिस्पॉन्सिबल है। और ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये जो घड़ी लगी हुई होती है, इस घड़ी को पावर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीमोस। मतलब तुम्हारा पीसी बंद भी है, तुम्हारा पीसी कैसा है? बंद भी है, तब भी कौन पावर देता रहेगा? सीमोस देता रहेगा। क्लियर है? क्लियर। एक सवाल पूछेंगे हम आपसे, मैंने इतनी बार बताया कि भाई जो हम लिखते हैं वो सवाल नहीं आता, ये वो है जो तुम्हें समझने के लिए, लेकिन सवाल कभी भी इस तरह का नहीं होगा। सवाल क्या होगा? जरा देखो, हाँ कैडमियम गैस के बिना कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट करने के बाद भी सही नहीं रही। चलिए, ये तुम्हारा सवाल। गैस के बिना कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट करने के बाद भी सही नहीं रही। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन क्या देना? तो आंसर तो पता है सीमोस आएगा, लेकिन बात है कि सीमोस के साथ में कनेक्शन बैठा पा रहे हैं? नहीं। देखो, ये मूल लाइन है, बेस क्या है? यही है, और इससे ये वाला आंसर तुम निकाल पा रहे हो? अगर नहीं निकाल पा रहे तो उसका एक्सप्लेन करें। देखो समझो, क्या बोला? डैश के बिना कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट करने के बाद भी सही नहीं होगी। मतलब तुमने सही सेट कर दी, लेकिन फिर क्या अपने आप खराब हो जाएगी, सही नहीं रहेगी। क्यों सही नहीं रहेगी? घड़ी बीच में बंद हो जाएगी। बंद क्यों होगी? पावर सप्लाई नहीं है। अर्थात सीमोस के बिना अगर आपके कंप्यूटर में सीमोस खराब हो गया तो क्या होगा? बार बार डेट एंड टाइम खराब होता रहेगा। तुम सेट करोगे फिर खराब हो जाएगा, तुम सेट करोगे फिर खराब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये रीजन होता है कि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनते। सीबीसीटी के पेपर में क्वेश्चंस ना बनने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन क्या है? ये, लेकिन होता पढ़ते ये हैं, आता ये। आया समझ में?
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इस सवाल से पूछो तो क्या बोला गया है, और इसमें एक ऑप्शन टाइमर हमेशा दिया जाएगा, एक ऑप्शन क्लॉक दिया जाएगा। क्लॉक सही टर्म नहीं है, सही टर्म है टाइमर, और टाइमर को पावर कौन देता है? सीमोस देता है। एक बार पूछूं, चलिए देखिए, एक और ऐसा भी आ सकता है। देखो, कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी हमेशा डेट एंड टाइम अपडेटेड रखता है, क्योंकि, ठीक है, क्या बोला? कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी हमेशा डेट एंड टाइम अपडेटेड रखता है, क्योंकि, अब ऑप्शन सुनो, यह है सीपीयू से जुड़ा रहता है, यह है यूपीएस से कनेक्टेड रहता है, डेट एंड टाइम यही बताती है, टाइमर का पावर सोर्स आंसर क्या है? टाइमर का पावर सोर्स सीमोस है। यहाँ पे समझ में आ गया, लेकिन इसको लंबे समय रखना थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं है। तो देखो, तुम्हारा फोकस रहता है इसको याद करने पे, जो तुम्हारा पैटर्न है ये प्रॉब्लम, क्योंकि बचपन से लेके 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन में तो पढ़ाई करी नहीं है, तो 12th तक के मान के चलेंगे, तो तुमने सिर्फ रटा है और रट के लिखा है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुमसे सवाल नहीं बन रहे पेपर में। क्या तो ग्रेजुएशन में तुम लिख के क्या आते हो? ईमानदारी से ग्रेजुएशन की कॉपी जचे, ईमानदारी से, तो परसेंटेज लिखे 10%, ठीक है। बात क्या है, ईमानदारी से जब तुम लिखो ना तो 35-36 से भरेंगे भी नहीं, जब पूछ नहीं जाता इतना। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या याद रखना है कि जो कोर है उसको याद रखो, इसका उपयोग करना सीखो। तो सवाल में क्या पूछा गया? कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी डेट टाइम सही है, क्यों सही है भाई? ऑप्शन से एलिमिनेट करो। सीपीयू जुड़ा रहता है, कोई संबंध है टाइमर से? नहीं। यूपीएस से? नहीं। डेट टाइम घड़ी बताती है, सही है, लेकिन बंद होने से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर टाइमर का पावर सोर्स कौन है? सीमोस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या है? सीमोस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलिए तो आगे देखो, इसी में और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इतना काम तो करते ही करता है, और एक और काम करता है, देखो बायोस सेटिंग को स्टोर रखने के लिए इसी का यूज होगा, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कंप्यूटर की जो बायोस सेटिंग होती है, तो बायोस सेटिंग में कौन स्टोर करके रखता है? सीमोस स्टोर करके रखता है। इसका सवाल क्या आएगा? या तो सीधे खिला जाएगा, तो बहुत खुशकिस्मत हो तुम, अगर बहुत ज्यादा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लक बढ़िया निकल के आ गया, तो तुमसे पूछ लेंगे कि बताइए कि सीमोस सेटिंग स्टोर की जाती हैं, तो आंसर लगाओगे बायो, ठीक है। सॉरी, बायो सेटिंग स्टोर की जाती है, तो आंसर लगाओगे सीमोस में। नहीं तो वही कानून, इतने किस्मत वाले तुम नहीं, पूछेंगे नहीं, ठीक है। तुमसे ये पूछेंगे, देखो जरा, तुमसे इस क्वेश्चन पे ये पूछेंगे, इसी के आसपास पूछेंगे। देखो, कंप्यूटर की मदरबोर्ड से गैस को हटाकर बायोस सेटिंग व डेट एंड टाइम रीसेट हो जाता है। लो, ये देखो क्या
कुछ आपसे? अब क्या बोला गया कि भाई कंप्यूटर के मदरबोर्ड से किसको हटा दें, जिससे बायोस सेटिंग और डेट एंड टाइम दोनों क्या हो जाएं, रीसेट हो जाएं। तो किसमें स्टोर है? सीमोस में। सीमोस को तुमने हटा दिया और फिर उसको जब तुम दोबारा लगाओगे जो सेटिंग्स थी, जो डेट एंड टाइम था, वो क्या हो जाएगा, रीसेट होकर डिफॉल्ट हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं, ये नहीं आने वाला। तुम ये सोच के चलो, परवाह हमसे कहो भैया कॉपी से नहीं फंसा, भाई ये हाई गारंटी नहीं है, तो ये लाइन नहीं पूछेंगे, ये मुझे पता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस लाइन का ये वर्जन पूछा जाएगा, है वहीं से। दोनों लाइनों को देखो, ये क्या है, मूल है, ऑरिजिन है। इन सवाल क्या है, ये कांसेप्ट और ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हो? तो हर कांसेप्ट को पढ़ते टाइम पे ये देखो पूछना क्या चाहिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखें, तो ये तुम्हारे कहना पड़ जाता है सीमोस। अगला आता है रैम स्लॉट। अगला हम किस पे बात करेंगे? रैम स्लॉट पे बात करेंगे। तो देखो जरा, तो अगला जो तुम्हारा है दैट इज रैम स्लॉट। अब इसका काम तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रैम को लगाने के लिए, रैम को इंस्टॉल्ड करने के लिए इसका काम क्या है? रैम को मदरबोर्ड में, रैम को मदरबोर्ड में क्या करना है? इंस्टॉल्ड करना है, इंस्टॉल्ड करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने का कई बार अर्थ लगाने से लिया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपके दिमाग में क्या रहेगा कि हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉल करने का एक अर्थ लगाने से भी लिया जाता है। समझ में आ रही है? लेकिन ये पॉइंट बताते हैं। देखो, रैम इंस्टॉल हो रही है, लेकिन हार्ड डिस्क इंस्टॉल, हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में लगाना। हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में अगर आप लगाना है तो इसको इंस्टॉल करना बोलोगे? इसे इंस्टॉल करना नहीं कहा जाता, फिर क्या कहा जाता है? कनेक्ट करना भी नहीं कहा जाता। सब्जेक्टों में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस्तेमाल होता है माउंट का। क्या होता है? माउंट करना। एक और सवाल पूछा गया था, क्या किसी भी हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में लगाने के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? माउंट करने का। तो एक बार सवाल पूछा गया था, माउंटिंग का अर्थ है क्या लगाना? हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ना ही क्या है? माउंटिंग। ये सीपीसीटी का सवाल है, माउंटिंग का अर्थ है। ठीक है, समझ में आया? वही रैम को इंस्टॉल किया जाता है और हार्ड डिस्क माउंट होती है। चलिए इधर देखो, तो यह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। हमारे पेपरों में पूछेगा ये फुल फॉर्म, तो बात कर लेंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सिम्स और डिम्स। तो सिम्स का मतलब है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और इसका मतलब है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दो तरह के स्लॉट्स होते हैं, सिम्स और डिम्स। सिम्स हैं आपके ओल्ड फैशन, पुराने वाले, और डिम्स कैसे हैं? नए वाले। क्लियर है? तो देखो, रैम इस तरह की होती है, रैम एक लंबी सी क्या होती है, एक सिलिकॉन चिप टाइप की होती है, इस तरह लंबी सी। और अगर आप इसमें देखो कभी भी, तो अगर इसके बोथ साइड, अगर हम दो तरफ अगर बात करें, रैम को लेकर चले, तो रैम में यहाँ पर बने होंगे टीथ। क्या बने होंगे? टीथ बने होंगे, कनेक्टिंग पॉइंट। जब तुम उठा के लगाओगे ना, तो वही सर्किट कंप्लीट होने के लिए कनेक्टिंग पॉइंट होंगे। तो अगर दो तरफा कनेक्टिंग पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो तो डिम्स, और एक तरफा है तो सिम्स। और वर्तमान में हम जो यूज करते हो क्या होते हैं? दोनों तरफ कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, इस तरीके से डिम्स, डबल इनलाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और सिम्स का मतलब सिंगल इनलाइन, और ये कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं बोलते हैं टीथ। क्या कहा जाता है कि जैसे दांत दिखते हैं अपने, वैसे अगर इसको सामने दो तो मैं दांतों की तरह दिखाई देगा। क्लियर है? तो यही चीज क्या कहलाते हैं? टीथ कहलाते हैं। तो अगर तुमसे पूछा है कि डिम्स का मतलब क्या है, कि दो तरफा टीथ हो,
तो इम्स, और एक तरफा हो तो सिम्स, और प्रेजेंट में किसका प्रयोग करते हैं? सिम्स का प्रयोग करते हैं। पूछा नहीं जाता, बस फुल फॉर्म आता है, तो यही हम तुम्हें लिखा के छोड़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई आपत्ति आपको? सिम्स हो गया और सिम्स हो गया। चलिए, रैम स्लॉट के बाद एक टर्म आता है जंपर। क्या टर्म आएगा? जंपर। ठीक है, अब ये जंपर वर्ड सुना है आपने? क्या? एग्जैक्टली। तो जंपर का कहीं ना कहीं मीनिंग होता है एक्सटेंड करना। क्या करना? एक्सटेंड करना। क्लियर है? तो यहाँ पर वो एक्सटेंड करने के लिए यूज नहीं होगा। यहाँ जंपर का मीनिंग है कि भाई हमारा मदरबोर्ड है, हमारा क्या है? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में हमें किस हिस्से में सप्लाई देनी है और किस हिस्से में सप्लाई नहीं देनी, तो इसके लिए हम एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं। दैट स्विच इज जंपर। तो जंपर का मतलब क्या है? इसका प्रयोग मदरबोर्ड में किसी हिस्से में, या मदरबोर्ड के किसी हिस्से में पावर सप्लाई चालू या बंद करने के लिए होगा। चालू या बंद करने के लिए होगा। तो मदरबोर्ड के किसी हिस्से में अगर पावर सप्लाई चालू करना चाहते हो या बंद करना चाहते हो, तो आप इसका प्रयोग करोगे जंपर। डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, गारंटी। ठीक है, जंपर की डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारे किसी भी पेपर में नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? जंपर की पोजीशन। पेपर में क्या आएगी? जंपर की पोजीशन। तो मैं तुमसे कहूं कि जंपर में क्या होते हैं? 3 पिन होती हैं, 1 2 3। तो ये पोजीशन क्या है कि भाई तीनों में से कोई कनेक्ट नहीं है, दैट इज कैसी है? ओपन। 1 2 3 ये दो कनेक्ट हैं, तो क्या बोलते हैं? 1 2 1 1 2 3, और ये हुआ तो 2 3। कितनी पोजीशंस हैं? 3 पोजीशंस हैं। कौन कौन सी? ओपन, 1 2 क्लोज और 2 3 क्लोज। मतलब पहली और दूसरी पिनों को शॉर्ट कर दिया तो 1 2 क्लोज, और दूसरे और तीसरे पिनों को कनेक्ट कर दिया 2 3 क्लोज। सवाल क्या पूछेंगे? सवाल ये पूछेंगे कि किसमें पावर सप्लाई चालू नहीं होगी। पहला सवाल क्या पूछेंगे? किसमें पावर सप्लाई चालू नहीं है। कौन सी में चालू सप्लाई नहीं है? ओपन में, क्योंकि कनेक्शन ही पूरे नहीं हो रहे, हमने किसी को कनेक्ट ही नहीं किया, तो ये क्या है? इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बनेगा? मैं लिख देता हूं। तो देखो, निम्न में से कौन वैध जंपर स्थिति नहीं है? ओपन, क्लोज, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बहुत लोग गलत करेंगे। क्या सवाल है? Which one of the following is not a valid jumper position? कौन सा नहीं है? D1 नहीं है, हमने लिखा है 3 ही तो है। क्लोज, सॉरी ओपन, 1 2 क्लोज एंड 2 3 क्लोज। इसके अलावा कुछ होते ही नहीं है। लेकिन पेपर में क्या लगेगा? हमें लगेगा 1 2 2 3 3 1। ये तो एक जैसे, अलग कौन है? ओपन, तो यही लगा। समझ पा रहे हो? और ये होगा आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ यही होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। हमें लगा कि देखो 1 2 क्लोज 2 3 3 1, ये सीरीज बन रही है, लेकिन तो जंपर ही समझ में नहीं आ रहा। तो 1 और 2 कनेक्ट हो सकते हैं, 2 और 3 कनेक्ट हो सकते हैं। 1 और 3 कैसे कनेक्ट करोगे भाई? 2 बीच में नहीं आएगा। 3 पोजीशन
कंडीशन नहीं होती। तीन तार हैं, तुम कनेक्ट कर रहे हो 1 और 2 या 2 और 3, 1 और 3 को क्रॉस करके कनेक्ट कराओगे, दैट्स व्हाई 1 और 3 एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन बनाए पेपर में, अगर क्वेश्चन बना है तो ये वाला क्वेश्चन बना है। आया समझ में? आगे देखें तो ये कैसे पड़ जाता है, कैसे पड़ गया, जंपर में पड़ गया। और अब हम बात करेंगे हमारे यूपीएस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे यूपीएस। तो जरा देखो यूपीएस क्या होता है। यूपीएस, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, यूपीएस के बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूपीएस, यूपीएस क्या होता है। अब थोड़ा देर के लिए कंप्यूटर छोड़ के हम हमारी डेली लाइफ में आ जाएं, तो यूपीएस पता है, इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर ही होता है। यूपीएस का कहीं ना कहीं अर्थ क्या है, इन्वर्टर। और इन्वर्टर का काम क्या है, स्पीकर में लगा है, क्या होता है, लाइट ना हो तो पावर मिलती रहे। मतलब एक तरह क्या है, मेन सप्लाई ना होने पर पावर बैकअप के लिए, मेन सप्लाई ना होने पर पावर बैकअप के लिए किसका प्रयोग करते हो, यूपीएस का इस्तेमाल करते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये चीज। ये मेन सप्लाई है एसी की, और ये चली गई तो फिर किससे सप्लाई मिलेगी, यूपीएस से सप्लाई मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और ये चीज याद रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने तो उसको उन्होंने इसी को भी सुनाया कि मुख्य सप्लाई उपलब्ध ना होने पर डैश कंप्यूटर को ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। तो भाई हमें लगता है कि भाई थोड़ी देर चलाने के लिए यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सोच थोड़ी सी सोची छोटी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा नहीं है, हम बड़े बड़े यूपीएस भी लगाते हैं और वो आपको घंटों तक चला सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यूपीएस का मतलब किससे, इन्वर्टर से। और इन्वर्टर क्या होता है, पावर बैकअप होता है। क्या होता है, पावर बैकअप होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझ में आया? चलिए अब यूपीएस शुरू करने से पहले हमें 2 से 3 टर्म समझने पड़ेंगे जो जरूरी है, और वो है सबसे पहला ब्लैकआउट। तो पहला शब्द है जो तुम्हें समझना पड़ेगा और वो है ब्लैकआउट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैकआउट, ब्लैकआउट क्या है? तो ब्लैकआउट तो सुना होगा आप लोगों ने, बताओ, पहली बार तो नहीं सुन रहे हो ब्लैकआउट, क्यों, क्या? ब्लैकआउट मतलब क्या हो, पूरी तरह से पावर चली जाए। अगर पूरी तरह से पावर चली जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लैकआउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैकआउट कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुम्हारी पावर पूरी तरह से चली जाए तो ब्लैकआउट मतलब क्या है, पावर का पूरी तरह से कट हो जाना। पावर का पूरी तरह से कट हो जाना मतलब लाइट पूरी तरह से उड़ गई है, आ ही नहीं रही है, तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लैकआउट कहा जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? ब्लैकआउट के बाद एक और टर्म आता है ब्राउन आउट, और इस बार पेपर में शायद था, इस बार में दूसरी बार था, 2 पेपरों में तो थी, या तो इस बार के पेपर में था या सिर्फ पिछली बार के पेपर में था। ब्राउन आउट, तो ब्राउन आउट क्या होता है, ब्राउन आउट क्या होता है? देखो पहले सिंपल करते हैं फिर कठिन करते हैं। ब्लैक आउट मतलब पूरी तरीके से चलेगी, ब्लैक से बाद ब्राउन आउट। तो इसके 2 सेंस हैं। क्या है कि आप एक बड़े क्षेत्र में, अभी हम क्षेत्र के संबंध में बात कर रहे हैं, मैं एक छोटे से हिस्से में क्या है, लाइट है और बाकी हिस्से में नहीं है। अगर आपके एरिया के कुछ हिस्सों में पावर सप्लाई है और कुछ हिस्सों में नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, ब्राउन आउट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ हम कहेंगे कि पावर सप्लाई तो है लेकिन इतनी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। दैट इज कि भाई लाइट तो आ रही है लेकिन वोल्टेज कम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि आप यूज नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि अगर आपके वोल्टेज डाउन आ रहे तो ना तो पंखे चला पा रहे, ना कूलर चला पा रहे, ना एसी चला पा रहे, तो इसलिए क्या मतलब, और वही बात यहाँ पर है। ब्राउन आउट मतलब क्या है, यदि वोल्टेज कम उपलब्ध हो तो इसे क्या कहा जाता है,
ब्राउन आउट कहा जाता है। मतलब सप्लाई तो है कहने को, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। इट इज नोन एज ब्राउन आउट। क्या कहलाएगा? ब्राउन आउट कहलाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ब्लैकआउट क्या है, ब्राउन आउट क्या है, समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब एक टर्म आता है सर्ज या स्वेल। क्या आएगा? सर्ज या स्वेल। तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्ज या स्वेल? सर्ज या स्वेल क्या होता है? सुना होगा सर्ज या स्वेल, कम से कम सर्ज तो सुना होगा। क्या और कोई? चलिए, तो सर्ज का मतलब होता है यदि पावर सप्लाई में 10% वोल्टेज 10% तक वोल्टेज का उतार चढ़ाव हो तो इसे स्वेल या सर्ज कहेंगे। और ये याद रखना, बेसिकली ये उतार से मतलब नहीं होता, चढ़ाव से होता है। ये यदि क्या है 10% तक वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? सर्ज कहा जाता है या स्वेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्ज या स्वेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? सर्ज या स्वेल कहा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर वोल्टेज में क्या हो जाए कि 10% तक बढ़ जाए, दैट इज नोन एज सर्ज या स्वेल। ठीक है, चलिए 10% तक, इससे ऊपर नहीं। तक मतलब क्या है? 1%, 2%, 3%, 10 तक है। इससे ऊपर को उसको सर्ज नहीं कहा जाएगा। एक और टर्म यूज होता है, दैट इज सेग, SAG। ठीक है, तो अगला है सेग, SAG। अब ये टर्म तो सुनने की मुझे उम्मीद भी नहीं है आपसे। क्यों? कोई ने सेग सुना है? उम्मीद तो नहीं है मुझे। सेग वर्ड सुना है? नहीं सुना? तो इसका मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं शार्प डिक्लाइन इन पावर। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या सेंटेंस यूज होता है? शार्प डिक्लाइन इन पावर। क्या है? शार्प डिक्लाइन इन पावर। पढ़ लो ठीक है, चलिए। तो शार्प डिक्लाइन इन पावर अप टू 90%, मतलब पावर में एकदम से ड्रॉप कितनी आ जाए? 90% तक की ड्रॉप आ जाए पावर में, दैट इज नोन एज सेग। क्या कहा जाता है? यदि पावर सप्लाई में 90% या वोल्टेज में 1% की कमी आए तो इसे सेग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेग कहा जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे जो टर्म है वो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में है। ये सारे के सारे टर्म हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति हो इसके बारे में? सेग, स्वेल, सर्ज, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो पावर सप्लाई है वो एकदम से डिप कर जाए। कितने तक? 90% तक पावर कम हो गई तो इस टर्म को क्या कहा जाएगा? सेग कहा जाएगा। पावर का एकदम से डिप हो जाना ही क्या कहलाता है? सेग कहलाता है। दैट्स इट, बस। तो अंग्रेजी वर्ड देखो तो शार्प डिक्लाइन इन पावर यही मिलेगा। दिक्कत आती है हिंदी में, टर्मिनोलॉजी हिंदी में ज्यादा कठिन है, इंग्लिश में आसान लगती है। क्या याद रखना है? शार्प डिक्लाइन इन पावर, दैट्स इट। यहाँ में लिखना पड़ा यदि पावर सप्लाई में 90% या फिर वोल्टेज में 1% तक की कमी हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? सेग कहा जाएगा। समझ में आया? और यहाँ हमने जितने नाम लिखे हैं पिछले 1 से 1.5 साल में सारे के सारे पेपर में आए।
ब्लैक आउट, ब्राउन आउट, सेग, सर्ज, स्वेल, सारे सवाल पेपर में आए। और ब्राउन आउट तो लगातार पूछा गया, ब्लैक आउट एंड ब्राउन आउट हर तीसरे पेपर में रिपीटेड है। ठीक है, सर्ज और स्वेल तो नहीं पूछे गए इतने, लेकिन हाँ ब्लैक आउट एंड ब्राउन आउट पूछे गए। कितनी भी नहीं देख ही रहे हो, समझ में आई कि ये। चलिए जब ये हो गया तो हम बात करेंगे यूपीएस का। तो यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हिंदी में निर्बाध बिजली आपूर्ति। क्या हो जाएगा? निर्बाध बिजली आपूर्ति करता, ठीक है, निर्बाध बिजली आपूर्ति करता, निर्बाध बिजली आपूर्ति करता। समझ में आया कि नहीं आया? निर्बाध बिजली आपूर्ति करता, निर्बाध बिजली आपूर्ति करता। समझ में आया? मतलब मेन सप्लाई उपलब्ध ना होने पर भी, हमें थोड़ी देर पहले बताया, ये इन्वर्टर क्या करता है कि भाई अगर मेन सप्लाई नहीं है तो क्या करेगा? पावर बैकअप से सप्लाई देगा। निर्बाध मतलब बिना बाधा के पावर सप्लाई उपलब्ध कराने वाला कौन है? बताइए। यूपीएस। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए गैस की उपस्थिति में कंप्यूटर कभी भी बंद नहीं होगा। यूपीएस की उपस्थिति में, अगर यूपीएस है तो कंप्यूटर कभी बंद होगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? अब आते हैं टाइप ऑफ यूपीएस। क्या आएगा? टाइप ऑफ यूपीएस। और ये शायद आप में से पूरे कोई पढ़ा भी नहीं होगा। टाइप ऑफ यूपीएस की, यूपीएस के लिए क्या होते हैं? टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? क्यों? कौन कौन से? तो देखो, स्टैंड बाय या ऑफलाइन यूपीएस। दूसरा होता है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। तीसरा होता है ऑनलाइन या और डबल कन्वर्जन। ठीक है, कितनी तरह की यूपीएस है? बेसिकली 3 तरह की यूपीएस है। ठीक है, हम एक और बढ़ा सकते हैं, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस फॉर वर्क स्टेशन या सर्वर, लेकिन हम उसको पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, बेसिकली कितने हैं? स्टैंड बाय या ऑफलाइन यूपीएस, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस एंड ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन यूपीएस। ठीक है, बेसिकली यूपीएस कितने प्रकार के हमारे पास? 3 तरह की यूपीएस है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब टेक्निकलिटी में ना जाके थोड़ा सा अपन ऊपर समझते हैं। तो कितने लोगों के घर पे यूपीएस लगे हैं? आप में तो दोनों घर पे यूपीएस है। मतलब इन्वर्टर कितने लोगों घर पे लगा है? यूपीएस। और किसी के नहीं लगा है। चलिए, तो आपके घर का इन्वर्टर कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? चार्ज होकर तो सारी बैटरीज काम करती हैं। मतलब क्या होता है इन्वर्टर से, जरा बताओ। या बैटरी की वर्किंग नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि इन्वर्टर से क्या होता है। बस सिंपल सवाल है। लाइट मिलती, कब मिलती है? लाइट चली जाती है। तो सिंपल सा क्या है, तुम्हारा और हमारे घर में जो इन्वर्टर है वो कैसे काम करते हैं कि भाई आपका इन्वर्टर से एक लाइन निकलती है और वो लाइन पूरी की घर की बिजली के साथ में क्या है, सप्लाई के साथ में जो तुमने फिटिंग कराई है उसके साथ में पैरेलली चलाई जाती है। और जहां जिन डिवाइसेस को हम क्या करना चाहते हैं उससे बिजली देना चाहते हैं तो कनेक्ट करना है। यही तो होता है। तो जब मेन सप्लाई चालू नहीं होती, जब मेन चालू नहीं होती तो किससे मिलता है? इन्वर्टर से मिलता है। जब तक मेन से मिला तो इन्वर्टर कोई काम नहीं करता, पड़ा हुआ है। तो इन्वर्टर कैसा पड़ा रहता है? स्टैंड बाय में। इसमें स्टैंड बाय में कि भाई जब तक मेन सप्लाई चालू है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास क्या है वो चालू है। लेकिन जैसे मेन कट हुई पावर किससे मिलना स्टार्ट हो जाएगा?
हमारे इन्वर्टर से। तो ऐसे इन्वर्टर जहां पर क्या हो कि भाई मेन सप्लाई कट होने पर ही पावर जाए, यानी क्या कहा जाएगा, स्टैंड बाय या ऑफलाइन। ये कभी मेन से कनेक्टेड नहीं है, मेन के पैरेलल चल रहे हैं, मेन सप्लाई के पैरेलल चलते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, स्टैंड बाय यूपीएस कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे यूपीएस जो मेन सप्लाई कट होने पर ही पावर दे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, स्टैंड बाय या ऑफलाइन। स्टैंड बाय मतलब भाई हम बैठे हैं, आई जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, जब जरूरत है हम आ जाएंगे, ये तो स्टैंड बाय का मतलब। प्रतीक्षा, यही तो होता है, ये सब ऑफलाइन ही आएगा, मतलब स्टैंड बाय या ऑफलाइन ही मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनको हम क्या लिखेंगे वाले को, यहां हम बात करेंगे स्टैंड बाय या ऑफलाइन, स्टैंड बाय या ऑफलाइन यूपीएस। ठीक है, तो देखो इसमें मेन सप्लाई, इसमें मेन सप्लाई अनुपलब्ध होने पर ही, अनुपलब्ध होने पर ही पावर बैकअप दिया जाएगा, पावर बैकअप दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, पावर बैकअप दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां हमारा इन्वर्टर कब एंगेज होगा, जब लाइट चली जाएगी, उसके बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक कोई समस्या आपको किसी प्रकार की? चलिए फिर आएगा तुम्हारा कौन सा, लाइन इंटरैक्टिव, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। अब ये यूपीएस कैसा है जरा देखो। तो एक ऐसा यूपीएस, एक ऐसा इन्वर्टर जो क्या करता है, मेन लाइन के साथ में जुड़ा होता है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है, मेन लाइन के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब इन्वर्टर की अलग से कोई लाइन नहीं बिछाई गई। ध्यान से सुनो, हमारे और आपके घर में जो इन्वर्टर है, तो आप नोटिस करना कि इन्वर्टर की एक अलग पैरेलल लाइन चली होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? लेकिन ये क्या कहता है कि अलग से कोई पैरेलल लाइन नहीं बिछेगी, हम तो मेन से क्या है, जुड़े हुए हैं, मेन आई और मेन से जुड़ गया साथ में इन्वर्टर, मतलब जो सप्लाई जा रही है किसके थ्रू जा रही है, इन्वर्टर के थ्रू जा रही है। वो कह रहा है कि हम बैटरी लगा के रखे हैं, कि बैटरी की सप्लाई कब देंगे, जब मेन कट जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा इन्वर्टर जहां पर आप कोई पैरेलल लाइन का प्रयोग नहीं कर रहे, आपकी मुख्य सप्लाई के साथ किसको जोड़ दिया, इन्वर्टर को या फिर यूपीएस को जोड़ दिया, और वो कहता है जब तक मेन आ रही है तब तक हम अपना बैकअप यूज नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मेन आएगी बैकअप यूज करना शुरू कर देंगे। अब इसका एक फायदा और है, क्या फायदा है कि अगर इन्वर्टर बीच में लगा हुआ है, तो जो मेन सप्लाई आ रही है, अगर इस मेन सप्लाई में उतार चढ़ाव होगा तो उसको वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ये इन्वर्टर लगा हुआ, क्या भाई हम लगे तो कोई तो काम करेंगे, नहीं तो हमारा कोई काम ही नहीं है। तो लाइन इंटरैक्टिव का मतलब होता है ऐसे इन्वर्टर या फिर ऐसे यूपीएस जो मेन सप्लाई के साथ में क्या है, कनेक्टेड है, और जब तक मेन चालू है तो क्या करेंगे, पावर की कंडीशनिंग करेंगे, पावर की क्या करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे। ठीक है, और अगर पावर कट हो जाएगी तो क्या करेंगे, पावर बैकअप करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पावर कंडीशनिंग का मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन को मैनेज करना, सर्ज को मैनेज करना। बात है समझ में? वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड सर्ज को मैनेज करना किसका काम हो जाएगा, लाइन इंटरैक्टिव का, या फिर हम क्या बोलेंगे, कंडीशनिंग करना। हमारे की नहीं आई, और कंडीशनिंग वर्ड कम से कम नहीं होगा ना, एटलीस्ट ना, नहीं सुना फार्मूला लगाते हैं वाला। ठीक है, चलिए देखो सही कह रही, गलत बिल्कुल नहीं कह रही, बल्कि एट प्रेजेंट महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ रेट बता रहा है, ये नहीं कह रहा साइज वाइज बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट के हिसाब से। चलिए बात करें, तो लाइन इंटरैक्टिव में क्या होगा, तो देखो यह है यूपीएस, यह यूपीएस मेन लाइन से जुड़े रहते हैं,
मेन लाइन से जुड़े रहते हैं तथा कंडीशनिंग का कार्य करेंगे। कंडीशनिंग मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन हैंडल। ठीक है, तो वह जो मेन लाइन से जुड़े हुए और क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग का कार्य कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को हैंडल कर रहे हैं। पावर या मेन सप्लाई कट होने पर, मेन सप्लाई कट होने पर, मेन सप्लाई कट होने पर क्या करेंगे, पावर बैकअप देंगे, पावर बैकअप देंगे। ठीक है, तो बताओ ऑफलाइन क्या कंडीशनिंग करेगा, कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे मेन मिलती नहीं है, मेन उससे गुजरेगी तो करेगा। ऑफलाइन में मेन कहां जुड़ा हुआ डायरेक्ट, हम तो पैरेलल चलाते हैं ना। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट कौन सा है, कौन सा है, ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन, ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन, ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन, डबल कन्वर्जन, ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन। अब ये क्या भाई, देखो यहां पर क्या हो रहा था, देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या है, यूपीएस आपका या इन्वर्टर कनेक्ट तो है, लेकिन उसका काम केवल क्या है, कंडीशनिंग करना, वोल्टेज हैंडल करना, और कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन ये कहता है कि हम जब तक हैं हमेशा क्या करेंगे, काम करेंगे। कैसे काम करेगा जरा देखो, तो हमारी मेन है, मेन कौन सी होगी, एसी होगी। अब ये क्या करेगा, एसी को कन्वर्ट करेगा, एसी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी में। ठीक है, क्लियर है। फिर डीसी को कन्वर्ट करेगा, तो कितनी बार कन्वर्जन हुआ, एसी का डीसी और डीसी का एसी, कितनी बार कन्वर्जन हुआ, 2 बार। तो क्या कहता है कि भाई जो मेन सप्लाई आ रही है, पावर बैकअप तो काम है ही, उसमें तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। ये क्या करता है कि जो हम जो मेन सप्लाई दे रहे हैं, पहले क्या करेगा, उस मेन को लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा डीसी में। कारण क्योंकि एसी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हटाना मुश्किल होता है, डीसी के तुलना में। तो हम पहले क्या करते हैं, एसी को बदल दिया डीसी में, और डीसी बदलने के बाद क्या करेगा कि आपकी जो पावर फ्लक्चुएशन थी, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन थी, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारी क्या बनी, हाई क्वालिटी क्या बन गया, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया। अब इस करंट को हमने किस में कन्वर्ट किया, दोबारा से एसी में। इससे क्या मिले, तुम्हें ऐसी बिजली मिले, ऐसी पावर मिले जिसमें फ्लक्चुएशन करंट की और वोल्टेज की कम से कम। और हम जानते हैं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करंट को लेके बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका उदाहरण सिंपल बता दें कि तुम्हारे घर में तुम्हारा चार्जर या तुम्हारी इलेक्ट्रिक जो टीवी वगैरह है तब ज्यादा खराब होगी जब उनका जो प्लग है वो क्या कर रहा होगा, स्पार्क कर रहा होगा। अगर इसमें स्पार्किंग हो रही है तो बहुत संभावना है तुम्हारा फोन का चार्जर या तुम्हारा टीवी क्या हो जाएगा, खराब। क्यों? स्पार्क करने पर क्या होगा, करंट एकदम से बढ़ता और एकदम से ड्रॉप होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और करंट अगर एकदम से बढ़ेगा या घटेगा तो क्या हो जाएगा, सप्लाई प्रॉब्लम में आएगी और सर्किट जल जाएगा। उंगली पड़ना है, खड़ा है, इतना समझ लो कि फ्लक्चुएशन होने पर क्या होता है, डिवाइस खराब हो जाता है। तो ये क्या कहता है कि हम सीधे सीधे एसी देंगे ही नहीं खराब हो, हम तो पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, हम उसमें जितनी भी कमियां उनको दूर करेंगे, फिर उसको एसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर देंगे। नहीं, इसमें क्या करता है, ये केवल वोल्टेज रेगुलेटर के साथ काम करता है। इसके साथ काम कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर के साथ, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकेगा। लेकिन ये लाइन इंटरेक्टिव है, सही बात है, लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई ये कह रहा है कि लाइन के साथ तो ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या करेगा, पहले एसी को डीसी में, फिर डीसी को फिर एसी में, मतलब और इंगेज है। इसका एंगेजमेंट कम है और इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन। क्या करेगा ये, यह है एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलेगा, डीसी को एसी में बदलेगा, जिससे जिससे करंट व वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को मैनेज करके हाई
क्वालिटी पावर आउटपुट दिया जा सके, पावर आउटपुट दिया जा सके। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या कर सके? हाई क्वालिटी पावर आउटपुट दे सके। क्या कर सके? हाई क्वालिटी पावर आउटपुट दिया जा सके। तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन। तो ये हुआ कि नहीं हुआ? अब पावर बैकअप की बारी रहेगा, हम दोबारा नहीं लिख रहे क्योंकि क्या है, वो तो ये करेगा ही करेगा। यूपीएस है तो पावर बैकअप देना उसका क्या है? मूल धर्म हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अगला हम बात करते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है, और लास्ट हमारा टॉपिक है सीवीटी। क्या होता है सीवीटी? लास्ट क्या है? सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, क्या नाम है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और ये क्या होता है? ये सबसे सिंपल है जो तुम जानते हो। घर में टीवी, एसी, फ्रिज है तो इनके साथ एक छोटा सा डब्बा आया हुआ है, दैट इज स्टेबलाइजर। क्या है ये? स्टेबलाइजर। और स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज को मैनेज करता है, वोल्टेज को मैनेज करना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए स्टेबलाइजर के लिए उत्तरदायी है तो सीवीटी। तो तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं उनके साथ में क्या आता है? सीवीटी आता है। और इसका काम क्या है? जो आपके वोल्टेज में कमी आ रही है उनको मैनेज करना किसका काम है? सीवीटी का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा सिस्टम यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारे के सारे पॉइंट हैं, पढ़ लेना, तैयारी कर लेना, टेस्ट लेंगे एक दिन, इस वीक लेंगे नहीं पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर? तैयारी कर लेना। ओके, आज के लिए